एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। मूल्य सिद्धांत। क्यों छोटे छोटे बदलाव असर दिखाते हैं। प्रकरण 1। छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेसफोर्ड को रख लिया गया। यह वह समय है जब ग्रेट ब्रिटेन साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना खराब रहता था कि यूरोप के शीर्ष साइकिलिस्ट निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेन्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग के नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे के संग्रह कहते थे। यह बात इस पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहे। ब्रेनफोर्ड कहते थे, पूरे सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है, उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे और फिर उनके 1% सुधार भी करेंगे, तो आप जब समग्र रूप से इसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेन्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलाव से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिज़ाइन करवाया ताकि यह अधिक सुविधाजनक हो सके और टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सके। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिक हीटेड पैंट्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर से उसके प्रयोग से यह जांच की प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल, एक विशेष सुरंग जिसमें लगातार हवा चलती रहती है, इसमें कई वाहनों का भी निरीक्षण होता है, उसके अंदर विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिलिंग चलाने के लिए प्रयुक्त सूट की बजाय इंडोर रेसिंग सूट का प्रयोग किया, जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनामिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेन्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनअपेक्षित क्षेत्र में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेज़ी से मसल को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच जाए। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रक भी भीतर से सफ़ेद रंग से पेंट करवा लिया ताकि धुंध के मामूली कण को भी देखा जा सके जो पहले नज़र नहीं आते थे, जबकि उसके कारण अच्छे से तैयारी की हुई साइकिल की गति खराब हो सकती है। इस तरह से सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेज़ी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेन्सफोर्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उनसे सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में हुआ तो ब्रिटिश साइकिलिंग खिलाड़ियों ने तो
9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। उसी वर्ष ब्रैडनी विसिंग पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस क्रूम ने यह रेस जीती और 2015, 2016 और 2017 में भी वे ही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मरतबा टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। ब्रिटेन के साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौड़ माना जाता है। जब ये पुस्तक प्रकाशित होने जा रही थी, तब ब्रिटिश साइकिलिस्ट टीम के बारे में नई सूचनाएं प्राप्त हुई थी और मेरे विचार से atomichabits.com/साइकिलिंग पर आप ये देख सकते हैं। यह होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट की एक टीम ऐसे मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बन खड़ी हो सकती है, जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते हैं कि उनसे बहुत से बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किसी प्रकार से आप यह नज़रिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्यों छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती है। दैनिक जीवन में किसी निर्णायक क्षण के महत्व का आकलन बड़ा चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों को कम समझना बहुत ही आसान है। हम यही मानते हैं कि बड़ी सफलता में ज़्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वह वजन घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाने को, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या किसी मकसद को प्राप्त करना हो। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार विशेष रूप से कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान तक नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं, तो पूरे 1 वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते जाते हैं, तो आप शून्य के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, यह एकत्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हो, लेकिन कई महीनों और वर्षों में इनका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। जब आपको 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखना हो, तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या है और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। हर दिन 1% बेहतर होना। 1 वर्ष में प्रतिदिन 1% खराब होना 0.999365 इज इक्वल टू 0.003%। 1 वर्ष में प्रतिदिन 1% बेहतर होना 1.01 इंटू 365 इज इक्वल टू 37.78। छोटी आदतों के प्रभाव लंबे समय में दिखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन 1% बेहतर होते हैं, तो 1 वर्ष बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसीलिए नकार देते हैं क्योंकि वह उस पल में इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं, तो आप करोड़पति नहीं हो जाते हैं। यदि 3 दिन जिम जाएंगे, तो भी आप बेडौल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मैंडारिन पढ़ेंगे, तो आप भाषा नहीं सीख पाते हैं। हम कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने धरे पर लौट आते हैं।
दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आज आपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाले भोजन खाया है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं, तो आप अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं, तो वे आपको माफ़ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं, तो उससे पूरा करने के लिए बाद में एक दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन आप खराब फैसलों में 1% गलती हर दिन करते हैं और छोटी गलतियों को दोहराते चलते जाते हैं, साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं, तो हमारे यह चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। यह कई गलतियों का संचय होता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है, वह किसी विमान को अपने मार्ग में कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट NAX यानी लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से चलते हुए ही 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाए, तो न्यूयॉर्क की बजाय आप वॉशिंगटन DC में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान न जाता हो, भले ही विमान का अगला भाग कुछ ही फीट मुड़ा हो, लेकिन यह अंततः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। मैंने स्वयं इसमें रुचि ली और वास्तव में इसकी गणना की। वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क शहर 225 मील दूर है। मान लीजिए आप 747 विमान या एयरबस A380 में उड़ान भर रहे हैं। जब आप लॉस एंजलिस छोड़ते हैं, तो विमान की दिशा 3.5 डिग्री बदल जाती है। ऐसे में संभावना है कि विमान की नोच 7.2 से 7.6 फीट या 86 से 92 इंच शिफ्ट हो जाती है। दिशा में मामूली सा शिफ्ट गंतव्य में बहुत ज़्यादा अंतर ला देता है। इस प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाते हैं। 1% बेहतर या 1% बदतर उस पर भले ही उल्लेखनीय न लगे, लेकिन समय बीतने में यह भारी बदलाव दिख सकता है कि क्या आप है और आप कहाँ हो सकते थे। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पादन है, जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही है या नहीं। आपके अपने वर्तमान नतीजों की वजह अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और आप हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं, तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदत बदलती नहीं है, तो अंत अच्छा नहीं रहेगा। इसके विपरीत आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं, तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं। भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हो। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होता है। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतें ही आपके वजन का निर्धारण करती है। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतों का नतीजा अलग दिखता है। आप जो दोहराते हैं वह आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहाँ पहुँचेंगे, तो आपकी छोटे फायदों और छोटे नुकसानों दोनों का एक वक्र बनाना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर माह की कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तकें पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपका भविष्य अपने आप बता देते हैं। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह गुणित होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देगी, खराब आदतें समय को शत्रु बना देगी।
आदतें दुधारी तलवार है। बुरी आदतें आसानी से आपको ख़त्म कर सकती है, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती है। इसीलिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती है और अपनी पसंद के अनुसार कैसे इन्हें बनाया जाए, ताकि आप इस दुधारी तलवार की एक धार से बच सके। प्रगति वास्तव में कैसी होती है? सोचिए कि आपके सामने टेबल पर बर्फ का क्यूब रखा हुआ है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांसों को देख सकते हैं। यह तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31। अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री, बर्फ पिघलने लगती है। इससे पहले एक एक डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा था, लेकिन इस एक डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। आपकी आदतें आपके लिए संयोजित हो सकती है या फिर विरोध में खड़ी रह सकती है। सकारात्मक संयोजन। उत्पादकता वाले अवयव। किसी एक दिन में एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटा सा कर्तव्य हो सकता है, लेकिन पूरे करियर के लिए यह बहुत मायने रखता है। पुराने काम को स्वतः कर पाने के प्रभाव या किसी नए कौशल्य में निपुण होना भी उल्लेखनीय होता है। बिना सोचे आप जितने भी काम संभालते हैं, आपका मस्तिष्क दूसरे क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने को तैयार हो जाता है। नकारात्मक संयोजन। तनाव के अवयव। ट्रैफिक जाम की कुंठा, पालन पोषण के दायित्व का भार, दो वक्त की ज़रूरत को पूरा करने की चिंता, थोड़ा अधिक ब्लड प्रेशर का तनाव। तनाव के ये कारण हैं जो खुद ही संभल सकते हैं, लेकिन जब ये कई वर्षों तक बने रहते हैं तो सेहत के लिए गंभीर हो सकते हैं। सकारात्मक संयोजन। ज्ञान के अवयव। कोई एक बात सीख लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते हैं, लेकिन जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति में आप में बदलाव आ जाता है। हर पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, हर पुस्तक जो आप सुन रहे हैं, वह आपको कुछ नया ही नहीं सिखाती, बल्कि पुराने धरे पर सोचने के तरीकों में भी बदलाव लाती है। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, ज्ञान इस तरह से कार्य करता है, यह चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ता जाता है। नकारात्मक विचारों के अवयव। जितना अधिक आप यह सोचते हैं कि आप किसी काम में नहीं हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, मूर्ख है या सुंदर नहीं है, उतना अधिक आप जीवन को उसी रूप में देखने लगते हैं। इस तरह से आप विचारों में अवरुद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार से जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, भी यही होता है। एक बार जब आप लोगों को क्रोधित, अन्यायी या स्वार्थी के रूप में देखने लगते हैं, तो इसी तरह के लोग हर स्थान पर दिखने लगते हैं। सकारात्मक संबंधों के अवयव। लोग आपके ही व्यवहार को पलट कर जवाब देते हैं। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, अन्य लोग उतनी ही अधिक आपकी मदद करना चाहेंगे। थोड़ा अच्छा बनकर बात करने से उसके नतीजे आपको दिखने लगते हैं और मजबूत संबंध बन जाते हैं। नकारात्मक क्रोध के अवयव। बहुत कम ऐसा होता है कि दंगे, विरोध, आंदोलन किसी एक घटना का नतीजा हो। जब तक छोटे छोटे आक्रोश हर दिन का बिगाड़ धीरे धीरे बढ़ जाता है। फिर एक घटना घट जाती है और आक्रोश जंगल की आग के जैसे फैल जाता है। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। यह स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चलने बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को ख़त्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बड़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमा रहा है और अगले ही 6 हफ्ते में या 90 फीट तक बढ़ जाता है। इस प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती, जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और
नए स्तर नहीं पा देते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले दिन, एक हफ्ते, यहाँ तक कि कई माह तक जब बदलाव अप्रभावी देखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। यह किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। यह मूल कारण में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजे नहीं मिलते हैं, तो वे इसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीनों तक हर दिन दौड़ा, तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा? जब इस तरह के विचार हावी हो जाते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है, ताकि आप इस पठार को पार कर सकें। इसे मैं अंतर्निहित संभावनाओं का पठार कहता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधारने की क्षमता खो चुके हैं। अक्सर यह इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए हैं। बड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ़ का क्यूब न पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वह जमा होते जा रहा है। जो भी घटनाएं हैं वह 32 डिग्री पर होती है। जब आप अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग इसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह नाटकीय घटनाएं देखती है जब आप सफलता प्राप्त करते हैं। वह प्रक्रियाएं नहीं देखती जिनसे आप निकले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप उछाल ले सकते हैं। जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूगर्भीय दबाव के समान ही होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती है, जैसे वर्षों से चल रहा था। लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है। भूकंप आ जाता है। एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। एनबीए के इतिहास की सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जेकब रीस का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका के रखा है। जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता है, मैं पत्थर तोड़ने वालों की ओर देखता हूँ जो चट्टान पर हथौड़ा चलाते हैं। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसमें दरार नहीं आती है। शौक के बाद पहले ही हथौड़ी में यह दो टुकड़ों में बच जाती है और मैं जानता हूँ कि यह अंतिम हथौड़ा नहीं होता है जिनसे इसे तोड़ा, बल्कि पहले भी जो चले थे उनका भी असर होता है। अंतर्निहित संभावनाओं का पठार। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रगति एक सीधी रेखा में होती है। हम यदि उम्मीद बहुत कम रखते हैं कि यह जल्द मिलेगी। वास्तव में हमारे प्रयासों के नतीजे अक्सर देर से ही मिलते हैं। कई माह या वर्षों के बाद हमारे द्वारा पहले किए गए काम का हम वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं। यह निराशा की घाटी बना देता है, जहाँ लोग हफ्तों और महीनों मेहनत करने के बाद भी बिना किसी परिणाम के हतोत्साहित महसूस करते हैं। हालांकि यह काम व्यर्थ नहीं जाता है, यह जमा होने लगता है। हमारे पिछले प्रयासों का पूर्ण मूल्य काफ़ी समय बाद प्राप्त होता है। सबसे बड़ी चीज़ छोटी शुरुआत से प्राप्त हो पाती है। हर आदत का बीज अकेले छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। वह जड़ें जमाता है और शाखाएं निकलने लगती है। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बटून का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है।
लेकिन यह इस बात से तय होता है कि क्या हम उस आदतों के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के पठार पर आकर सफलता हासिल कर सके। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों की अच्छी आदतों के समग्र प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उससे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्यवाही योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना था। लगभग हर चीज़ का लेना देना उन व्यवस्थाओं से था जिसको मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच क्या फ़र्क है, यह एक विशिष्ट है। सबसे पहले मैंने इसे डीन बर्ट कॉमिक्स के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्सन से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं वे प्रक्रिया है जो आपको नतीजों की ओर ले जाती है। छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोच को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलरों का कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगा। यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं, गुरु के फीडबैक लेने की प्रतिक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न, यदि आप अपने लक्ष्य की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लिए लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किसी तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूँ मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तविक में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता बिन वॉन्स के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू हो जाती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाइए, व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके मायने क्या है? क्या लक्ष्य बेकार की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करता है, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती है जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय ही नहीं देते। समस्या एक, जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना अस्तित्व बचे रहने के पूर्वाग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाने हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम यह आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्ति के लक्ष्य समान रहते हैं तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हराने वाले से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने
ब्रिटिश साइकिलिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती है। यह लक्ष्य तो हमेशा ही रहता है। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। समस्या दो, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वह करेंगे तो अभी ही वह साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप आलस की वजह से वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ था, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्ष्य का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहज ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें वह व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वह अस्थायी रूप से हो पाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स है उनके सुधार करने परिणाम खुद सुधर जाएंगे। समस्या तीन, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करती है। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूँगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या होती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशियाँ नहीं मनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूँ कि संख्या मुझे पता ही नहीं। वर्षों तक खुशियाँ मेरे लिए भविष्य की बातें बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड मांसपेशियाँ और बना लूँ या मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाए तो अंततः मुझे आराम मिलेगा। यही नहीं, लक्ष्य या तो यह या वह का टकराव पैदा करता है। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या फिर विफल होते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा खाका आपने अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त में बनाया था। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी सृष्टि, अपनी संतुष्टि को सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान करती है। जब आप उत्पाद से ज़्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होती। आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है और एक प्रणाली या व्यवस्था कई कई स्वरूपों में सफल हो जाती है, कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो उसी में सफलता मिले। समस्या चार, लक्ष्यों का दीर्घकालिक प्रगति से टकराव। अंततः लक्ष्योन्मुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई धावक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन को पार करते हैं वे प्रशिक्षण रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती है। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ देते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु व्यवस्था या प्रणाली बनाने का मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। यह केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं होती है। यह सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से यह किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति का निर्धार करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है
तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती है, इसीलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। एटॉमिक यानी कि छोटी छोटी शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित है। लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव है, मामूली लाभ, 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती है। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती है। जैसे छोटे छोटे अणुओं से कण बनते हैं, वैसे ही छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजों का निर्माण होता है। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती है, हर एक मूल इकाई के रूप में होती है, जो समग्र सुधार में सहयोग देती है। पहले ये छोटी आदतें ज़्यादा महत्व की नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही ये एक के बाद एक बढ़ती जाती है, तो ये बड़ी जीत की ईंधन बन जाती है, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज़्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती है। यह एटॉमिक हैबिट यानी छोटी आदत के मुहावरे का अर्थ है। नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। ऐसा न केवल छोटा और करने में आसान होता है, बल्कि यह अतुल शक्ति का स्रोत भी होता है। यह संयुक्त बुद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। अध्याय का सार। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। प्रतिदिन 1% बेहतर होने लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दोधारी तलवार होती है, वे आपके लिए भी काम कर सकती है और आपके विरोध में भी काम कर सकती है। इसीलिए इसे विस्तार से समझ लेना जरूरी होता है। छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतर नहीं बताते, जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी संयुक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम देर से ही मिलते हैं। इसके लिए आपका धैर्य आवश्यक है। कोई भी छोटी आदत बड़ी प्रणाली या प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जिस प्रकार अणुओं से कण बनते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय परिणाम निकलते हैं। यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं, तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए। इसकी वजह आपकी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगले ऑडियो बुक में अपने देखेंगे प्रकरण 2, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती है, और इसके विपरीत। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को, इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है। और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।